जरा एक बहुत बड़े लाइव कॉन्सर्ट के माहौल के बारे में सोचते हैं। मंच पर एक गायक खड़ा है ना? हाँ। हजारों वॉट्स की स्पॉटलाइट की चकाचौंध रोशनी पूरी तरह से उसी एक इंसान पर केंद्रित है। बिल्कुल। सामने मौजूद हजारों की भीड़ उसके हर सुर पर पागल हो रही है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज रहा है। ये वो पल होता है जब वो इंसान एक आम आदमी से उठकर एक सितारा बन जाता है। हाँ, लेकिन पता है, उस चकाचौंध के बीच ना एक बुनियादी बात अक्सर छिप जाती है। अच्छा? हाँ। कौन सी बात? वो ये कि उस रोशनी के घेरे के ठीक बाहर मंच के एक बिल्कुल अंधेरे कोने में कोई खड़ा होता है। मतलब कोई ऐसा इंसान जो पसीने से लथपथ है, जो लगातार तारों, साउंड मिक्सर और मशीनों की उलझन को सुलझा रहा है। सही कहा। वो खुद को उस अंधेरे में इसलिए खपा रहा है ताकि उस मंच पर खड़े सितारे की रोशनी एक सेकंड के लिए भी कम न हो। एकदम सही। और हम हमेशा उस चमकते हुए चेहरे को याद रखते हैं। उस अंधेरे में खड़े इंसान को, उस पूरे सिस्टम को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो आज की हमारी ये जो डीप डाइव है, हमारी ये चर्चा उसी अंधेरे में खड़े इंसान के बारे में है। हाँ। आज हम अंकुर तिवारी के पुस्तक नॉट अ रॉक स्टार पार्ट 1 के स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी कानपुर के एक संघर्षशील मिश्रा परिवार से शुरू होती है, मुंबई की मायावी दुनिया का सफर तय करती है और फिर एक ऐसे भयानक पतन की ओर जाती है जो किसी भी इंसान को तोड़कर रख दे। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि दुनिया की नजर में ये ईशान नाम के एक बेहद टैलेंटेड और होनहार संगीतकार की कहानी है। हाँ, दुनिया तो यही मानती है। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं, जब हम उन्हें खंगालते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभर कर आती है। आज हमारी इस चर्चा के केंद्र में वो संगीतकार ईशान नहीं, बल्कि उसका बड़ा भाई आकाश है। सही बात है। आज का ये विश्लेषण इस बात की बहुत ही गहरी पड़ताल है कि कैसे एक इंसान अपनी खुद की पहचान, अपने करियर, अपने सपनों और मतलब अपनी पूरी जिंदगी की बलि चढ़ाकर अपने छोटे भाई के लिए एक मानव ढाल या कहें कि एक ह्यूमन शील्ड बन जाता है। और इस सफर की शुरुआत होती है 60 के दशक से। हाँ, कानपुर से। जी। आकाश और ईशान के दादा कन्हैया लाल जी सिर्फ 15 रुपए लेकर एक छोटे से गांव से कानपुर शहर आए थे। बाप रे, सिर्फ 15 रुपए? हाँ, 15 रुपए। मतलब ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये उस दौर के भयानक संघर्ष का प्रतीक है। कन्हैया लाल जी ने शहर आकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक फैक्ट्री में दिन रात मजदूरी की। लेकिन उन मशीनों के बहरे कर देने वाले शोर के बीच भी ना, उन्होंने अपने भीतर के कला और संगीत को मरने नहीं दिया। वो शाम को घर आकर ढोलक बनाते थे और फिर रात में माता के जागरण में जाकर वही ढोलक बजाते थे। क्या बात है। और इसी संगीतिक और कलात्मक माहौल की नींव पर ये पूरा मिश्रा परिवार खड़ा हुआ है ना? बिल्कुल। और उसी माहौल का सबसे ज्यादा असर छोटे भाई ईशान पर पड़ा। स्रोत बताते हैं कि वो बचपन से ही एक चाइल्ड प्रोडिजी या कहें कि जन्मजात म्यूजिकल स्टार था। हाँ, मतलब 5 साल की उम्र में तबला बजाना, हारमोनियम की बारीकियों को समझना, जगरातों में गाना, ईशान के लिए ये सब बहुत स्वाभाविक था। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ा भाई आकाश था, वो स्वभाव से बिल्कुल अलग था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था और उसे क्रिकेट का जबरदस्त शौक था। मतलब मोहल्ले के लोग आकाश के खेल को देखकर उसे अपना सचिन तेंदुलकर मानते थे। अरे वाह। लेकिन फिर परिवार पर एक ऐसा संकट आता है जो आकाश की पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल देता है। आकाश को किडनी की एक गंभीर समस्या हो जाती है। और यहीं से ना मध्यवर्गीय परिवारों के उस जटिल मनोविज्ञान की शुरुआत होती है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखो, जब आकाश बीमार पड़ता है तो उसके इलाज में घर का बहुत सारा पैसा खर्च होने लगता है। परिवार की आर्थिक स्थिति चरमराने लगती है। आकाश, जो अभी महज एक बच्चा है, वो अपने माता पिता के चेहरों पर उस तनाव को बहुत जल्दी पढ़ लेता है। और उसका नतीजा ये होता है कि वो छोटा सा बच्चा बिना किसी से शिकायत किए चुपचाप अपना क्रिकेट का बैट कमरे के कोने में रख देता है। वो अपने उस शौक को हमेशा के लिए दफना देता है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, ईशान चूंकि रात रात भर संगीत में लगा रहता था, तो उसे स्कूल में होमवर्क न करने की वजह से डांटना पड़े, इसलिए आकाश अपनी नींद खराब करके अपने भाई का होमवर्क भी करता है। ये कोई छोटा त्याग नहीं है। मतलब मध्यम वर्गीय परिवारों में अक्सर एक अलिखित नियम होता है, जिसे हम एल्डेस्ट चाइल्ड सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, एल्डेस्ट चाइल्ड सिंड्रोम। हाँ, घर का जो सबसे बड़ा बच्चा होता ना, उस पर उम्र से पहले ही एक अदृश्य जिम्मेदारी आ जाती है। आकाश ने कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया था कि वो आज से बड़ा बन जाएगा। लेकिन उसने तय कर लिया था कि घर की जो भी सीमित ऊर्जा और थोड़े बहुत पैसे हैं, वो सिर्फ ईशान के असाधारण हुनर को निखारने में लगने चाहिए। उसने अपने बचपन की कीमत पर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर दिया था।
अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से सोचें तो क्या इतने छोटे बच्चे में ये समझ आ जाना कि उसे अपने शौक पैसों की तंगी के कारण छोड़ देने चाहिए, ये एक तरह का बहुत भारी मानसिक दबाव नहीं है? है, बिल्कुल है। मतलब ये एक बच्चे से उसकी मासूमियत छीन लेने जैसा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन यही दबाव ही तो वो भट्टी है जिसमें आकाश का चरित्र पकड़ा था। उसने अपने भाई के टैलेंट को पहचान लिया था। ये सिर्फ मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी परिपक्वता थी। उसे समझ आ गया था कि अगर इस परिवार को इस साधारण जीवन से बाहर निकलना है तो वो रास्ता ईशान के संगीत से ही होकर जाएगा। तो मतलब ईशान का बचाव करना उसकी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। बिल्कुल। और ये उद्देश्य एक भयानक जिद में तब बदल जाता है जब कहानी मुंबई पहुंचती है। आकाश ना इंजीनियरिंग करने का फैसला करता है, लेकिन वो कोई आम कॉलेज नहीं चुनता। हाँ, वो मुंबई का कॉलेज चुनता है। बिल्कुल, वो मुंबई के एक बेहद महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है। उसका मकसद कोई महान इंजीनियर बनना नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद मुंबई शहर में एक बेस कैंप तैयार करना है ताकि वो ईशान को इस शहर में सेट कर सके। एकदम सही। वो इंजीनियरिंग की डिग्री को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसे मुंबई में रहने का एक जायज कारण मिल सके। लेकिन अब यहाँ से जो घटनाक्रम शुरू होता है वो मुझे सच में हैरान करता है। मतलब रुकिए, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हम एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है। उस पर अपने प्लेसमेंट का, अपनी पढ़ाई का कितना भारी दबाव होगा, है ना? बिल्कुल होगा। लेकिन स्रोत बताते हैं कि जब ईशान उसी ट्विन ब्रदर्स की जोड़ी के साथ उनके स्टूडियो में दिन रात गधों की तरह काम कर रहा था, जहां उसे न कोई क्रेडिट मिल रहा था और न ही पैसे, तो ईशान शारीरिक और मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। ऐसे में आकाश हर शुक्रवार की शाम को नवी मुंबई के खारघर से लोकल ट्रेन पकड़कर अंधेरी वेस्ट पहुंचता था। कोई इंसान अपना खुद का करियर दांव पर लगाकर इतनी अमानवीय मेहनत क्यों करेगा? खारघर से अंधेरी का सफर, वो भी मुंबई की खचाखच भरी लोकल ट्रेनों में, ये कोई आम बात नहीं है। ये सफर इंसान की हड्डियां तोड़ देता है। वही तो। लेकिन आकाश ऐसा क्यों कर रहा था? इसका जवाब इंसान के सपनों के मनोविज्ञान में छिपा है। जब आकाश ने वो बेइज्जती देखी थी ना, तो उसके लिए सफलता के मायने बदल गए थे। अच्छा। हाँ, उसने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को मारा नहीं था, बल्कि इसने अपने सपनों को ईशान के सपनों के साथ पूरी तरह से मर्ज कर दिया था। जब आप किसी और के लक्ष्य को अपना मान लेते हैं तो आप थकान भूल जाते हैं। तो मतलब वो अंधेरी पहुंचकर आराम नहीं करता था, वो ईशान के बिखरे हुए कमरे की सफाई करता था, उसके लिए पूरे हफ्ते का खाना बनाकर फ्रिज में रखता था, उसे डिप्रेशन की दवाइयां देता था, उसे समझाता था। जी, और फिर सोमवार सुबह सुबह उसी भीड़ भरी ट्रेन से वापस अपने कॉलेज के लेक्चर के लिए खारघर लौट जाता था। बाप रे। और ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि संगीत की दुनिया कितनी निर्दयी है। अगर ईशान का पेट भरा नहीं होगा, अगर उसका दिमाग शांत नहीं होगा, तो वो कभी अच्छी धुनें नहीं बना पाएगा। आकाश ये सुनिश्चित कर रहा था कि ईशान को सिर्फ और सिर्फ अपने संगीत पर ध्यान देना पड़े। बाकी दुनियादारी की हर फिक्र आकाश खुद संभाल लेगा। ये एक अविश्वसनीय समर्पण है, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये समर्पण रंग लाने लगता है। ट्विन ब्रदर्स से धोखा खाने के बाद इन भाइयों की मुलाकात इंडस्ट्री के दिग्गज गीतकार दीप दास दादा और डायरेक्टर महेश आनंद से होती है। हाँ, वो टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। इन दोनों की मदद और मार्गदर्शन से ईशान को आखिरकार फिल्म आवारगी 2 में एक बहुत बड़ा और स्वतंत्र ब्रेक मिलता है। लेकिन ठीक इसी समय आकाश की अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। वो HR और ईमेल वाला पूरा घटनाक्रम है ना? हाँ, एकदम सही। आकाश ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। लेकिन वो कर क्या रहा था? वो ऑफिस के सिस्टम से कंपनी के समय में ईशान के म्यूजिक करियर को प्रमोट करने के लिए ईमेल भेज रहा था। वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ नेटवर्किंग कर रहा था। जब कंपनी के HR को ये पता चलता है तो उसे सख्त चेतावनी मिलती है, और तब आकाश जो फैसला लेता है वो चौंकाने वाला है। अपनी वो सुरक्षित अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी तुरंत छोड़ देता है और 24 घंटे के लिए पूरी तरह से ईशान का फुल टाइम मैनेजर बन जाता है। देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया और क्रिएटिव दुनिया का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कॉर्पोरेट दुनिया आपसे नियमों का 100% पालन चाहती है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से अनिश्चितता और अराजकता मतलब केओस पर चलती है। हाँ, ये तो है। आकाश को समझ आ गया था कि वो दो नावों पर पैर रखकर सफर नहीं कर सकता। ईशान का करियर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसे एक प्रोफेशनल मैनेजर से ज्यादा एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। अगर मैं यहाँ एक उपमा का इस्तेमाल करूं
तो आकाश सिर्फ एक मैनेजर नहीं था, आकाश असल में एक ओजोन लेयर की तरह बन गया था। ओजोन लेयर मतलब इंडस्ट्री के जो ताने थे, कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बारीक धोखे होते हैं, जो राजनीति होती है, ये सब उल्का पिंडों की तरह, मीटियोर्स की तरह ईशान की तरफ आते थे। लेकिन वो ईशान तक पहुंचने से पहले ही आकाश नाम के उस एटमॉस्फेयर में जलकर खाक हो जाते थे। आकाश ये सब अपने सीने पर झेल रहा था ताकि ईशान नाम का ग्रह सुरक्षित रहे और सिर्फ अच्छी धुनें पैदा करे। ये ओजोन लेयर वाली बात इस पूरी स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। टैलेंट होना एक बात है, लेकिन उस टैलेंट को बाजार की गंदी राजनीति से बचाकर रखना पूरी तरह से एक अलग कला है। बिल्कुल। ईशान की सफलता में 50% हिस्सा उसके सुरों का था और बाकी 50% हिस्सा आकाश के उस फिल्टर का था जिसने कभी भी इंडस्ट्री की गंदगी को ईशान के दिमाग तक पहुंचने ही नहीं दिया। और ये मेहनत आखिरकार अपने सबसे बड़े मुकाम पर पहुंचती है। ईशान को भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है। क्या बात है। AR रहमान जैसे दिग्गजों से भरे उस कमरे में जब ईशान का नाम गूंजता है तो वो सीधा मंच पर नहीं जाता, वो अपनी सीट से उठता है और सबसे पहले पास खड़े आकाश के पैर छूता है। ये पल इस बात का गवाह है कि ईशान भी उस वक्त तक ये गहराई से जानता था कि वो मंच तक अकेले चलकर नहीं पहुंचा है। वो पैर छूना इस बात की स्वीकृति थी कि उस ट्रॉफी का असली हकदार वो इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी नेपथ्य में, पर्दे के पीछे रहकर गुजार दी। और ये सफलता उनके सिर पर हावी नहीं हुई थी। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण स्रोतों में देखने को मिलता है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है, हजारों की भीड़ ईशान के गानों पर पागल हो रही है। हाँ। शो खत्म होने के बाद आयोजकों ने एक शानदार 5 स्टार डिनर का आयोजन किया है, लेकिन ये दोनों भाई वो सब चकाचौंध छोड़कर बाहर सड़क पर आते हैं और एक ठेले पर खड़े होकर मजे से छोले भटूरे खाने लगते हैं। कमाल है। ये वाकया दिखाता है कि आकाश ने ईशान की जड़ों को कितनी मजबूती से जमीन से जोड़े रखा था। लेकिन पता है, मानव मनोविज्ञान इतना सीधा नहीं होता। मतलब शोहरत हमेशा अपने साथ सिर्फ पैसा और नाम लेकर नहीं आती। शोहरत अपने साथ एक अजीब तरह का अकेलापन, एक नया ईगो और भटकाव भी लेकर आती है। और यहीं से इस मजबूत किले में पहली दरार पड़नी शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहानी में एक नया मोड़ आता है, शनाया की एंट्री। ईशान की जिंदगी में शनाया नाम की एक लड़की आती है और आकाश को यह रिश्ता पहले ही दिन से खटकने लगता है। इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है। शनाया जिस बैकग्राउंड से आती थी, उसकी जो जीवन शैली थी, उसके सोचने का जो आजाद तरीका था, वो कानपुर के उस संघर्षशील मिश्रा परिवार के सादगी भरे संस्कारों से बिल्कुल उलट था। हाँ। आकाश जो हर चीज को कंट्रोल करने का आदी हो चुका था, उसे ये बदलाव एक खतरे की घंटी लगने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल पैदा होता है। जिस इंसान ने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी नौकरी, अपना करियर, अपनी रातों की नींद, तो अचानक जब आपकी जिंदगी में शोहरत और कोई नया इंसान आता है, तो वही रक्षक आपको एक रुकावट क्यों लगने लगता है? अचानक से ईशान की नजरों में विलन कैसे बनने लगा? इस सवाल का जवाब उस मनोविज्ञान में है कि जब कोई इंसान अचानक से बहुत सफल हो जाता है ना, तो उसे लगने लगता है कि वो पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकता है। वो अपनी उस पुरानी कमजोर और संघर्ष वाली पहचान से आजाद होना चाहता है। समझ रही हूँ। आकाश क्या था? आकाश वो आईना था जो ईशान को हर पल ये याद दिलाता था कि तुम कभी मोहताज थे, तुम कभी डिप्रेशन में थे और मैंने तुम्हें बचाया था। जब शनाया आई तो ईशान को एक नई दुनिया मिली जहां उसे किसी के एहसान तले नहीं दबना था। अच्छा। इसलिए आकाश जो अब तक एक सुरक्षा कवच था, वो अब ईशान को एक जेल के वार्डन या पहरेदार की तरह लगने लगा था, जो उसे उसकी मनमर्जी करने से रोक रहा था। और इसी आजादी की चाहत में उन दोनों भाइयों के बीच पहली बार एक बहुत भयंकर बहस होती है। आवाजें ऊंची होती हैं। जिस ईशान ने आज तक कभी अपने बड़े भाई से नजरें मिलाकर बात नहीं की थी, वो आज अपने परिवार और आकाश के खिलाफ जाकर शनाया का साथ चुन लेता है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि आकाश के हाथ एक खुफिया दस्तावेज लगता है। क्या था उस दस्तावेज में? ये दस्तावेज एक कोर्ट मैरिज से जुड़ा होता है। और जब आकाश, जो उस ओजोन लेयर की तरह था, सीधे जाके ईशान से इस बारे में पूछता है, तो ईशान उसकी आंखों में देखकर एक सफेद झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसने ऐसा कोई कागज साइन नहीं किया है। ये इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। जिस भाई ने ईशान को बचाने के लिए दुनिया से लड़ाई की, आज उसी भाई से ईशान ने झूठ बोल दिया। ये वो पल है जब वो अटूट ढाल पहली बार भीतर से टूटती है।
लेकिन ईशान की ये आज़ादी, शनाया का ये साथ उसे कितनी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करता है, ये कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से में सामने आता है। जो सफलता सालों की मेहनत से बनी थी, वो रातों रात ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है। ऐसा क्या हुआ? शनाया अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के ईशान के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही गंभीर एफआईआर दर्ज करा देती है। फिल्म फेयर के उस जगमगाते मंच से लेकर वर्सोवा पुलिस स्टेशन की उन गंदी सीढ़ियों तक का ये सफर इस बात का सबूत है कि जब आप अपने उस इंसान को छोड़ देते हैं जो आपको जमीन से जोड़े रखता है, तो पतन कितनी तेजी से होता है। और जैसे ही पुलिस केस की बात सामने आती है, मीडिया को मानो कोई खजाना मिल जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर ओबी वैन्स की लाइन लग जाती है, कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमकने लगती हैं, पत्रकार माइक लेकर टूट पड़ते हैं। अब जरा इस स्थिति पर गौर करें। ऐसे भयानक वक्त में जब ईशान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाए, जब उसकी सारी इज्जत दांव पर है, तब उसके साथ कौन खड़ा है? क्या शनाया खड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके साथ खड़ा है वही बड़ा भाई जिसकी बात ईशान ने नहीं मानी थी। उसी ईशान को मीडिया और पुलिस के तीखे सवालों से बचाने के लिए आकाश एक बार फिर से उस पुलिस स्टेशन में एक अभेद्य चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। असली वफादारी की इससे बड़ी परीक्षा कोई और हो ही नहीं सकती। अक्सर लोग तब साथ छोड़ देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि गलती आपके अपने इंसान की है, लेकिन आकाश ने ऐसा नहीं किया। पुलिस स्टेशन के अंदर एक बेहद सख्त इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर भोसले। भोसले के तीखे सवालों, कानूनी दांवपेंच और उस कठोर रवैये का सामना ईशान नहीं कर पाता। वो तो एक कलाकार है ना। हाँ, वो ये सब कैसे झेलेगा? उसका सामना आकाश करता है। वो खुद को शांत रखता है और अपने पूरी तरह से टूट चुके भाई को बिखरने से बचाता है। जब कानूनी प्रक्रिया के तहत ईशान को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा होता है, तो बाहर का नजारा बहुत डरावना है। लोग गालियां दे रहे हैं, कैमरे चेहरे के पास आ रहे हैं, और आकाश क्या कर रहा है? वो ईशान के ठीक पीछे पीछे चल रहा है। हर फ्लैशलाइट को, हर गंदी बात को अपने ऊपर ले रहा है ताकि वो ईशान तक ना पहुंचे। ऐसा लगता है जैसे कोई कप्तान अपने डूबते हुए जहाज को छोड़कर नहीं भाग रहा। अगर हम इस पूरे दृश्य का विश्लेषण करें तो ये सिर्फ एक संगीतकार के पतन की कहानी नहीं रह जाती जी। ये इस बात का एक बहुत बड़ा दस्तावेज बन जाती है कि मानवीय रिश्ते और निष्ठा असल में कैसे काम करते हैं। सही बात है। हम अक्सर वफादारी की कस्में अच्छे समय में खाते हैं, लेकिन आकाश का चरित्र हमें ये सिखाता है कि असली निष्ठा की परीक्षा उस गहरे अंधेरे में होती है जब आपका अपना खून, जिसके लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही आपको धोखा दे। ढाल का काम सिर्फ बाहर से आने वाले तीरों को रोकना नहीं होता। आकाश ने यह साबित कर दिया कि ढाल को तब भी मजबूती से टिके रहना पड़ता है जब तलवार चलाने वाला खुद आपका अपना ही भाई हो। और पुलिस स्टेशन के अंदर का वो आखिरी संवाद, जब ईशान पूरी तरह से डर से कांपते हुए आंसुओं के साथ आकाश से पूछता है कि भैया अगर मुझे बाहर आने में देर हो जाए तो, और तब आकाश बिना एक सेकंड की देरी किए जवाब देता है, मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते। उस एक छोटी सी लाइन में आकाश ने अपने बचपन से लेकर उस रात तक के पूरे जीवन का सार कह दिया। वो फिर से वही छोटा बच्चा बन गया था जो अपने भाई का होमवर्क पूरा करने के लिए रात भर जागता था। इस पूरे गहन विश्लेषण का अगर निचोड़ निकाला जाए तो स्रोतों से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सफलता के मंच पर जो चेहरा हमें दिखता है वो असल कहानी का महज 10% हिस्सा होता है। बिल्कुल। ईशान ने जो भी मुकाम हासिल किया, उसके हर हिट गाने, हर धुन, हर अवार्ड और तालियों की हर गड़गड़ाहट के पीछे एक अदृश्य आर्किटेक्चर था। और वो आर्किटेक्चर था आकाश की छोड़ी हुई कॉर्पोरेट नौकरी, उसकी अधूरी नींद, उसका छूट गया क्रिकेट का शौक और उसका वो अटूट निस्वार्थ समर्पण जिसकी किसी ने कभी कोई तारीफ नहीं की। भले ही इस कहानी के अंत में हम उन दोनों भाइयों को पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां उतरते हुए देखते हैं, एक बहुत बड़े अंधकार और कानूनी लड़ाई की तरफ जाते हुए देखते हैं, लेकिन इन सब के बीच आकाश का किरदार एक ऐसे असल नायक के रूप में उभरता है जो कभी हार नहीं मानता, जो अपने इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दुनिया भले ही हमेशा उस सुरीली आवाज को याद रखे, लेकिन ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि उस आवाज को इतनी आजादी से गूंजने की आजादी आकाश की दी हुई थी। वो सांस आकाश की थी। ये एक ऐसा सफर है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अब यहाँ से आगे ईशान और आकाश का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त और इस कहानी का अगला हिस्सा ही बताएगा। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले अगर कोई सोचे उस इंसान के मन के भीतर क्या तूफान चल रहा होगा
जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी खुद की पहचान, अपना पूरा वजूद सिर्फ और सिर्फ किसी और को एक चमकता हुआ सितारा बनाने में दांव पर लगा दिया। हाँ, और फिर उसी सितारे के कुछ फैसलों ने उन दोनों को ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से बाहर निकलने का रास्ता बहुत धुंधला है। क्या आकाश एक बार फिर से कोई चमत्कार कर पाएगा और ईशान को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल लाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर क्या अब वो वक्त आ गया है कि आकाश उस मंच के अंधेरे कोने से बाहर निकले, अपनी ढाल को नीचे रखे और खुद अपनी जिंदगी जीना शुरू करे? उस स्पॉटलाइट और उस मंच के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। क्या आकाश कभी उस दुनिया को अपने लिए देख पाएगा? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।